चलो हाल चाल बाद में होंगे, पहले नंबर में चलो पढ़ाई पर शुरू हो। पहला पार्ट का रिवीजन करो। पहले पार्ट में पहला सूत्र है लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इससे एक सवाल आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। दूसरी चीज़, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या का मतलब वो संख्या जिसको p बटे q के रूप में लिखा जा सके और q 0 के बराबर ना हो, यानी कि जो नीचे लिखा है यानी कि हर 0 के बराबर ना हो, उसे परिमेय संख्या कहेंगे। और अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? अपरिमेय संख्या का मतलब है जो संख्याएं परिमेय संख्या ना हो उनको अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसका उदाहरण बहुत याद रखना है जरूरी। ऐसी संख्याएं जिसका अंडर रूट ना निकले, जैसे अंडर रूट 3, अंडर रूट 11, ऐसी कोई भी संख्या, या ऐसी कोई संख्या जिसमें अंडर रूट ना निकले और उसके साथ कोई परिमेय संख्या लिखी हो, इस तरीके की कोई संख्या। इसमें एक उदाहरण तुमको याद रखना है, पाई। पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, साथ साथ एक अपरिमेय संख्या है। इसके साथ साथ उदाहरण तुमको एक और संख्या का याद रखना है। कोई ऐसी संख्या 0.01, इस तरीके की संख्या जिसमें कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, इसको अपरिमेय संख्या कहेंगे। लेकिन परिमेय संख्या में 0.010101 ये परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या है। अंतर ध्यान रखना, यहाँ पर 010101 रिपीट हो रहा है, यहाँ पर 01 001 0001, ये हो गई अपरिमेय संख्या। उसके बाद अगला कि कोई भी परिमेय संख्या है वो कितने अंकों बाद उसका दशमलव प्रसार स्थगित हो जाएगा। जैसे कोई संख्या लिखी है p बटे q, इसको भाग ना करें और भाग करे बिना बताएं कि कब इसका स्थगन हो जाएगा दशमलव के बाद। दशमलव प्रसार या दशमलव विस्तार मैक्सिमम m, n। मैक्सिमम m, n का क्या मतलब है? अगर हम इसके यानी कि इसके q के गुणनखंड करें और वो गुणनखंड 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में आ जाए, यानी कि ये जो घातें लिखी हैं इसमें से जो भी ज़्यादा होगा वही इसका दशमलव प्रसार, उतने ही अंकों बाद दशमलव प्रसार स्थगित हो जाएगा। अंकों बाद स्थगित हो जाएगा। उसके बाद अगला एक सवाल आता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल आएगा छोटी से छोटी संख्या जिसको कोई 3 संख्या दी गई है, मान लो a b c, से भाग देने पर शेष बचे कितना? छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है, से भाग देने पर कोई संख्या शेष बचे, मान लो r शेष बचे, तो इसका उत्तर कितना आता है? इसका उत्तर निकालने के लिए तुमको छोटी से छोटी संख्या में लासा लेना पड़ेगा। ये जो तीनों संख्या है इनका लासा लेना पड़ेगा और बाद में जितना शेष बचेगा उसको जोड़ दो। याद रखना, लासा बाद में शेष जोड़ा जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाए, बड़ी से बड़ी संख्या जिससे a, b, c को विभाजित करने पर यानी कि भाग देने पर अलग अलग शेष बचे, या मान लो r ही शेष बचे, करने पर r शेष बचे, तो बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए हमको निकालना पड़ेगा HCF। अब ध्यान रखना है कि घटाना पड़ेगा पहले, हर एक संख्या से पहले घटाओ और फिर उसका HCF निकालो। बड़ी से बड़ी संख्या के लिए HCF निकलेगा और HCF के साथ साथ पहले घटाया जाएगा, लेकिन छोटी से छोटी संख्या में बाद में जोड़ा जाएगा। उसके बाद अगली चीज़ इसमें ये याद रखनी है कि मान लो कि किसी भिन्न का लासा निकालना है, जैसे 3 भिन्न दिए हैं, a बटे b, c बटे d, e बटे f, इनका लासा निकालना है। तो इसका लासा निकालने का तरीका ये है कि सभी के हर का लासा निकाल लो और उसके अंश का मासा निकाल लो। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ सीधे सीधे जो चीज़ यहाँ निकालनी है, जैसे लासा निकालना है तो ऊपर लासा लिख दो, नीचे इसका उल्टा लिख दो। लेकिन अगर यहाँ पे मासा निकालना हो, a बटे b, c बटे d, e बटे f, अगर इसका मासा निकालना हो तो ऊपर मासा लिखा है तो यहाँ पर भी मासा लिख दो HCF, a, c, e, और नीचे इसका उल्टा LCM, b, नीचे b, d और f, इनका b, d और f का HCF लिख लेंगे। बस भैया पहले पार्ट में इतने फॉर्मूले हैं। अब इसके बाद अगला पार्ट देखा जाए, दूसरा पार्ट।
दूसरा पार्ट बहुपद। कोई बहुपद का मानक रूप, सबसे पहले मानक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी होता है अगर इसके शून्यक अल्फा और बीटा हों। शून्यक अगर अल्फा और बीटा हो तो शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का सूत्र याद हो माइनस बी बटे ए। शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर सी बटे। सबसे पहले तो ये सूत्र हो गया। उसके बाद अगला, अगर कोई बहुपद के शून्यक दिए हों, यदि शून्यक अल्फा कॉमा बीटा हो तब बहुपद, मतलब अगर शून्यक दिए हों तो बहुपद कैसे निकालेंगे, तो बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, ये हो गया बहुपद। उसके बाद तीसरी चीज़, अगर कोई ग्राफ दिया हो, तुमसे पूछा जाए कि कितने शून्यक होंगे, जैसे ये ग्राफ दिया है, तो जितनी बार एक्स अक्ष को काटेगा उतने ही शून्यक होंगे। एक्स अक्ष को काटेगा उतने शून्यक। अब ये वाले ग्राफ में ये एक बार, दो बार, तीन बार एक्स अक्ष देखना है, 3 बार काटेगा तो इसका मतलब इसके 3 शून्यक। लेकिन अगर ये ऐसा ग्राफ बन जाए तो ये एक बार भी नहीं काट रहा है, इसका मतलब इसके 0 शून्यक होंगे। ये हो गया त्रिघाती बहुपद के लिए। अब एक सवाल आता है कि यदि कोई संख्या दी होगी किसी बहुपद का एक शून्यक है, तो मान लो यदि संख्या a किसी भी बहुपद px या fx का शून्यक है, अगर शून्यक है तो x की जगह पर a रखने पर ये बहुपद शून्य हो जाएगा, तब होगा शून्यक। इसको हल करके अगर 0 आता है तो इसका शून्यक होगा, नहीं तो नहीं होगा। और यदि बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो कि मानक रूप है के शून्यक बराबर होंगे तो विविध कर d बराबर 0 होगा। d मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। और तब इसके शून्यक निकालने होंगे, यानी कि बराबर वाले शून्यक बराबर माइनस b बटे 2a कॉमा माइनस b बटे 2a। जब शून्यक बराबर होंगे तो शून्यक ये आएंगे। बस इतना ही इस पार्ट में। उसके अलावा एक और चीज़ देख लीजिए, त्रिघाती बहुपद क्या होता है, जो कि कोर्स में नहीं है। त्रिघाती बहुपद ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये होता है त्रिघाती बहुपद। अगर इसका एक शून्यक कुछ दिया है, मान लीजिए a प्लस अंडर रूट माइनस b, तो दूसरा a माइनस अंडर रूट माइनस b अवश्य होगा। बस इस पार्ट में। अगला पार्ट, दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण के मानक रूप। दो चर वाले रैखिक समीकरणों में दो समीकरण दिए होंगे, उनका मानक रूप a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 होगा, मानक रूप। उसके बाद कुछ चीज़ें याद रखनी है, यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं c1 बटे c2, तब क्या होगा, इनसे निरूपित रेखाएं समांतर होंगी। समांतर रेखाएं, और इनके कोई हल नहीं होंगे, कोई हल नहीं। और जब कोई हल नहीं होगा तो समीकरण का युग्म असंगत होगा। लेकिन अगर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 तीनों बराबर होंगे तो रेखाएं हो जाएंगी संपाती। संपाती रेखाओं को ही आश्रित रेखाएं कहेंगे। तब इनके अनंत हल होंगे और तब समीकरण हो जाएगा संगत, समीकरण युग्म संगत हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि पहले वाले ही दोनों बराबर हो, a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, तब रेखाएं हो जाएंगी प्रतिच्छेदी। और प्रतिच्छेदी रेखाएं केवल एक बिंदु पर काटती हैं तो इनका हल भी केवल एक होगा और केवल एक को ही अद्वितीय हल कहा जाता है। फिर से कोई हल है तो ये भी संगत होंगे। फिर ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन जरूर आएगा 100%। अगर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 तो निरूपित रेखाएं समांतर होंगी और इनका कोई हल नहीं होगा और समीकरण युग्म असंगत होंगे। लेकिन अगर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 तो रेखाएं संपाती होंगी, आश्रित होंगी, तब इनके अनंत हल होंगे और फिर जो समीकरण युग्म है वो संगत हो जाएंगे। लेकिन अगर a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2 तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी और इनका केवल एक हल होगा और एक हल को ही केवल प्रतिच्छेद अद्वितीय हल कहते हैं, तब भी समीकरण युग्म संगत होंगे। इससे एक सवाल जरूर आएगा। अब अगर नदी वाले सवाल आ जाएं या नदी धारा वाले सवालों में नदी या धारा की चाल पूछी जाएगी तो दोनों की चाल मानने के बाद, माना नदी की चाल मानेंगे x और धारा की चाल अगर y मान लें, नाव की चाल अगर y मान लें, तो फिर अनुकूल और प्रतिकूल, धारा के अनुकूल, धारा और नदी एक ही चीज़ है, धारा के अनुकूल
नाव की चाल और नदी के प्रतिकूल नाव की चाल, अनुकूल और प्रतिकूल दोनों ही निकालनी पड़ेंगी। अनुकूल के लिए दोनों को जोड़ देंगे, प्रतिकूल के लिए घटा देंगे। याद रखना है नाव से नदी घटेगी, नाव की चाल से नदी की चाल घटाई जाएगी, प्रतिकूल की चाल आ जाएगी। आगे जो भी शर्तें दी हों। इसके बाद दूसरे प्रकार का सवाल होता है 2 अंकों की संख्या वाला। 2 अंकों की संख्या वाले सवाल में इकाई का अंक और दहाई का अंक माना जाएगा। माना इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y, तब संख्या हो जाएगी 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। अंक अगर इसके उलट दिए जाएं तो अंक उलटने पर बनी संख्या, अंक उलटने पर संख्या जब बनाई जाएगी तो x की जगह y और y की जगह x हो जाएगा, बाकी वही रहेगा 10x प्लस y। ये 2 अंकों वाली हो गई। उसके बाद आएंगे आयु वाले सवाल, तो इसमें मानी जाएगी वर्तमान आयु। माना वर्तमान आयु, आयु वाले सवाल के लिए वर्तमान आयु मानी जाएगी x। और अब इसमें अगर वर्तमान आयु दी गई है तो और पहले की पूछी जाए, n वर्ष पूर्व यानी कि पहले की आयु। जब भी पूर्व की आयु पूछी जाएगी तो घटाई जाएगी x माइनस n। n वर्ष बाद की आयु तो जोड़ी जाएगी, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद भिन्न वाले सवाल के लिए भिन्न मान लेनी पड़ेगी। माना भिन्न वाले सवाल सबसे आसान है, भिन्न सीधे x बटे पाई मान लेनी। इसके बाद अगला पार्ट द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का मानक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। बहुपद और समीकरण में अंतर यह है कि बहुपद में बराबर 0 नहीं होता है और समीकरण में 0 होता है। सबसे पहली चीज़ याद रखनी, विविध कर d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ से ये प्रश्न आएगा कि मूल वास्तविक होंगे कि काल्पनिक होंगे, तो उसके लिए हम d का मान निकालेंगे। अगर d का मान 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो, यानी कि मान लीजिए d का मान 5 आ गया तो 5 0 से बड़ा है, यानी कि कोई प्लस की संख्या हो या 0 हो तो मूल वास्तविक होंगे। लेकिन अगर कोई माइनस की संख्या हो तो मूल काल्पनिक होंगे। अब मूल वास्तविक में भी 2 टुकड़े होंगे, अगर d का मान 0 हो जाए तो मूल वास्तविक भी होंगे और बराबर भी होंगे, लेकिन अगर d का मान प्लस में आ जाए तो मूल वास्तविक होंगे और भिन्न होंगे। उसके बाद द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2 है। अब कभी कभी ये होता है कि गुणनखंड नहीं होते, तो ये सूत्र लगा के हल करना पड़ेगा। यही इसको दूसरे तरीके से लिखें तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी क्या है, ये विविध कर वाला डी बटे 2 है। अब अगर d का मान 0 है यानी कि मूल बराबर हैं, तब मूल क्या होंगे, माइनस बी बटे 2 है और माइनस बी बटे 2 है, दोनों मूल बराबर होंगे। उसके बाद अगर अल्फा किसी समीकरण का एक मूल है, मान लीजिए अल्फा एक समीकरण x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का एक मूल है, तो x बराबर अल्फा समीकरण को संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करने का मतलब है जहाँ जहाँ x है वहाँ पर अल्फा रख देंगे और बराबर 0 आना चाहिए। इसका मतलब हो गया ये इसको संतुष्ट करेगा। द्विघात समीकरण में इतने ही सूत्र हैं। उसके बाद अगला पार्ट है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में याद रखना है AP का प्रथम पद a सर्वांतर d है, सार्वंतर d है तो nवां पद का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और उसके बाद n पदों का योग होता है Sn बराबर n बटे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये भी सूत्र ये दोनों याद रखने हैं। इस पार्ट में केवल यही 2 सूत्रों का प्रयोग होता है। उसके बाद अब ये सार्वंतर कैसे निकाला जाता है, मान लीजिए श्रेणी दी है a1 a2 a3 a4 an तक, तो इसका सार्वंतर निकालने का तरीका होता है कोई भी 2 लगातार के पद उठाइए, चाहिए दोनों। सार्वंतर निकालने के लिए बाद वाले पद से पहला वाला पद घटाएंगे, यानी कि a2 माइनस a1, ये हो गया सार्वंतर। या यही हो सकता है a3 माइनस a2, इससे निकालेंगे सार्वंतर। अब मान लीजिए किसी AP में n पद हो, जैसे ये दिया हुआ है, और अंतिम पद इसको हम l बोल दें और पहले वाले पद को a बोल दें, तो इसका जो योग का सूत्र होगा, तो इसका अंतिम पद तो पहली बात an ही होगा, और an का सूत्र हमने अभी बताया n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इन पदों का योग n बटे 2 a प्लस l, मतलब पहले और आखिरी वाले को जोड़ दें, पहले आखिरी को जोड़ दें और n बटे 2 से गुणा कर दें, जो कि n पदों का योग। अगर किसी AP का अंत से nवां पद पूछा जाए तो अंत से nवां पद निकालने के लिए हम AP को ही उल्टा कर देंगे। जैसे AP लिखी थी a1 a2 डॉट 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 an तक, इसका अंत से nवां पद पूछने के लिए हमको उल्टा कर देना है। अब an से शुरू करेंगे AP a2 a1, अब जब इसको उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा, जो सार्वंतर होगा वो भी बदल जाएगा। यानी कि अब सार्वंतर जब इसको उल्टा करेंगे तो an a3 a2 a1। अब इसका सार्वंतर निकालेंगे। सार्वंतर निकालने का तरीका ये है 2 लगातार, यहाँ जरूरी नहीं है इसे उठाओ, यहाँ से उठा लो, a2 से a3 घटा दो, ये हो गया इसका नया सार्वंतर। अब हम इस वाली AP का सीधे nवां पद निकाल लेंगे और उत्तर आ जाएगा अंत से nवें पद का। अब उसके बाद अगर किसी श्रेणी के n पदों का योग दिया हो Sn, तो उसका nवां पद निकालने का तरीका an बराबर Sn माइनस 1, यानी कि n पदों का योग माइनस n माइनस 1 पदों का योग। अगर इसको घटा देंगे तो nवां पद आ जाएगा। अगर कोई AP है उसके 3 क्रमागत पद मानेंगे, तो मानने का तरीका है a माइनस डी, a प्लस डी, 3 या 5 या
जितने विषम पद मानने का तरीका ये होगा, और अगर 4 या सम पद मानने तो a-3d, a-d, a+d, a+3d। ध्यान रखना इसमें a आ रहा है केवल अकेले, इसमें a नहीं आ रहा है। सम वाले में a अकेले नहीं आता है, विषम वाले में a अकेले भी आता है। इसके बाद अगला पार्ट है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में सबसे पहली चीज याद रखनी है कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0। उसके बाद x अक्ष का समीकरण y = 0, y अक्ष का समीकरण x = 0। अगर कोई बिंदु a, b से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण निकालना हो तो, और वो रेखा x अक्ष के समांतर है तो y = 0। जब भी x अक्ष के समांतर की बात आएगी तो यहाँ पे y आएगा, y अक्ष के समांतर आएगी तो यहाँ पर x। अब a, b है तो y = b और x = a। x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण y = b और y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण x = a। बिंदु x1 y1 तथा x2 y2 के बीच की दूरी अगर निकालनी हो तो बीच की दूरी के लिए √x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर, यानी x वाले घटा के स्क्वायर कर दो प्लस y वाले घटा के स्क्वायर कर दो और उसका अंडर रूट ले लो। बिंदु x, y की मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए √x² + y², इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देना है। बिंदु a, b, c, अगर मान लीजिए ये वाला बिंदु इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है, समदूरस्थ मतलब a की b से दूरी और a की c से दूरी बराबर होनी चाहिए, यानी कि a b = ac। तो उसके लिए a और b के बीच की दूरी लगाएंगे, वही अभी ये वाला जो दूरी वाला सूत्र है, x वाले घटा के स्क्वायर कर दो, a - x1 का स्क्वायर प्लस b - y1 का स्क्वायर बराबर a - x2 का स्क्वायर प्लस b - y2 का स्क्वायर। इन दोनों को बराबर करो, हल कर लो, यही है समदूरस्थ की शर्त। अगर मान लो ये तीनों संरेखी जो कि तुम्हारे कोर्स में नहीं है तो संरेखी का तरीका ये है कि x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 = 0 होना चाहिए। अब कोई भी बिंदु किस चतुर्थांश में होगा उसको देखने का तरीका ये है कि उस बिंदु के दोनों चिन्हों को देख लीजिए। अगर दोनों प्लस प्लस के हैं तो प्रथम चतुर्थांश में, पहला वाला माइनस दूसरा वाला प्लस तो द्वितीय चतुर्थांश में। अगर दोनों माइनस माइनस के हैं तो तृतीय चतुर्थांश में, अगर पहला वाला प्लस दूसरा वाला माइनस तो चतुर्थ चतुर्थांश में। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अगर भुज और कोट पूछी जाए तो भुज का मतलब होता है जो x वाला निर्देशांक होता है, जैसे ये समीकरण a, b दिया है बिंदु, तो a हो गया इसका भुज और b हो गया इसका कोट, यानी कि भुज को x निर्देशांक और कोट को y निर्देशांक कहेंगे। अब मान लो कोई दो बिंदु दिए हैं x1 y1 x2 y2, अगर ये बिंदु दिए हैं तो इनका मध्य बिंदु निकालने का तरीका है x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2, यानी x वाले जोड़ के आधा y वाले जोड़ के भी आधा। कोई शीर्ष त्रिभुज दिया है x1 और उसके शीर्ष है x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो उसके केंद्र निकालने का तरीका है x1 + x2 + x3 / 3, y1 + y2 + y3 / 3। इसके बाद अंतर विभाजन, इससे एक सवाल जरूर आता है, x1 y1, x2 y2 को m/n में अंतर विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक mx2 + nx1 / m + n, my2 + ny1 / m + n। इस वाले पार्ट में भी। इसके बाद अगला पार्ट है त्रिभुज। त्रिभुज में कोई ज़्यादा सूत्र नहीं है, इसमें सिद्ध करने वाले ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं प्रमेय वाले, तो उसको किताब से प्रमेय जरूर देख लेना। सबसे बस समरूप और सर्वांगसम क्या होता है इतना समझ लो। समरूप का मतलब है अगर एक जैसे दिख रहे हो, सर्वांगसम का मतलब एक जैसे दिख रहे हो, एक ही जैसा आकार भी हो, यानी कि अगर उनके आकार और आमाप एक ही जैसा हो तो सर्वांगसम होंगे, लेकिन अगर केवल आकार एक जैसा हो तो समरूप होंगे। समरूपता का निशान देख लीजिए, सर्वांगसमता का निशान देख लीजिए। सबसे पहले समरूप और सर्वांगसम दोनों के लिए एक चीज़ पक्की होगी कि दोनों के कोण बराबर होंगे, लेकिन सर्वांगसम में भुजाएं भी बराबर होंगी और समरूप में भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। अगर भुजाओं का अनुपात बराबर है तो समरूप, भुजाएं बराबर है तो सर्वांगसम। सर्वांगसम में क्षेत्रफल बराबर होते हैं, लेकिन समरूप में क्षेत्रफलों का अनुपात भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। चाहे भुजाएं हो, चाहे माध्यिकाएं हो, चाहे शीर्षलंब हो, उन सभी के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। इससे एक सवाल आता है, एरिया मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ABC बटे क्षेत्रफल PQR बराबर भुजाओं का अनुपात और उनका स्क्वायर कर दो। उसके बाद इसमें जो प्रमेय है एकमात्र वो है थेल्स की प्रमेय, यानी कि आधारभूत समानुपातिकता की प्रमेय। इसमें यह है कि एक त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर अगर कोई एक रेखाखंड खींचा जाए तो वो शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगा, यानी कि BC के समांतर हमने MN खींच दिया है तो AM बटे MB बराबर AN बटे NC ये होना चाहिए। यह है आधारभूत समानुपातिकता की प्रमेय, थेल्स की प्रमेय। इसका प्रूफ भी देख लेना, पेपर में आता है। अगला पार्ट वृत्त। वृत्त में सबसे पहले नंबर में स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा जो होती है वो त्रिज्या पर लंबवत होती है, ये बात याद रखनी है। पहला स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंबवत होती है। दूसरा, कोई भी बाह्य बिंदु या बाहर के बिंदु से वृत्त पर केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं और दोनों लंबाई में बराबर होती हैं। उसके बाद वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अगर मतलब बिंदु परिधि पर स्थित है तो उससे केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, और वृत्त के भीतर अगर बिंदु स्थित है तो कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। उसके बाद अगर दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, ऐसा तभी संभव हो सकता है जब उनके केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग के बराबर हो। इसके बाद अगला पार्ट है त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि त्रिकोणमिति। इसमें एक सूत्र तो पता ही होगा लाल बट्टे का हवाले से। सबसे पहले नंबर में साइन थीटा का सूत्र है ये। साइन थीटा यानी कि लंब बटे कर्ण, ऐसे ही कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, ऐसे टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार।
और नीचे से एक कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। लंब आधार कर्ण कैसे पहचाने जाएंगे? तो जो भी त्रिभुज है, इसका जो भी कोण की बात हो रही है उस कोण के सामने की भुजा लंब होती है, सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं और तीसरी भुजा जो बचेगी उसको आधार कहते हैं। उसके बाद पाइथागोरस की प्रमेय समकोण त्रिभुज में लगानी है। तो पाइथागोरस की प्रमेय होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग। उसके बाद कुछ फॉर्मूला है, जैसे कि tan थीटा का फॉर्मूला है tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा बराबर 1 बटे cot थीटा। अगर यही cot थीटा का निकालें तो cos थीटा बटे sin थीटा। ऐसे ही cosec थीटा बराबर 1 बटे sin थीटा, या sin थीटा बराबर 1 बटे cosec थीटा। ऐसे sec थीटा बराबर 1 बटे cos थीटा और cos थीटा बराबर 1 बटे sec थीटा। एक सूत्र है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर इसी से कोई दूसरा सूत्र बनाना हो, जैसे sin स्क्वायर थीटा का सूत्र निकाला जाए तो sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, इसका पचहत्तर कर दिया गया। जैसे cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, इसका पचहत्तर कर दिया गया। अगली सर्व संख्या अगला सूत्र है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ऐसे ही यहाँ से भी अगर हमको सूत्र निकालना है तो sec स्क्वायर थीटा का सूत्र निकालें तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा का। cot स्क्वायर थीटा का सूत्र ऐसे यहाँ से निकाल सकते हैं, बराबर 1 प्लस cosec स्क्वायर थीटा। अगली sin 90 प्लस थीटा, sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा में sin का cos हो जाएगा, ऐसे cos 90 माइनस थीटा में cos का sin हो जाएगा। अगर ये हम tan 90 माइनस थीटा लिखें तो tan 90 माइनस थीटा बराबर cot हो जाएगा cot थीटा, और यही इधर का इधर भी हो जाएगा उल्टा, cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। उसके बाद अगला है दूरी और ऊंचाई यानी कि त्रिकोणमितियों का अनुप्रयोग। इसमें तो चित्र बनाकर सवाल आपको वैसे हल करने हैं, बस ध्यान ये रखना है। उन्नयन कोण अवनमन कोण क्या होता है? तो जो भी दृष्टि रेखा किसे कहते हैं? एक ऐसी सीधी रेखा जो कि क्षैतिज होती है उसे दृष्टि रेखा कहेंगे। यह क्षैतिज रेखा है दृष्टि रेखा। अगर दृष्टि रेखा से हम ऊपर देख रहे हैं तो उन्नयन कोण बनेगा, दृष्टि रेखा से नीचे देख रहे हैं तो अवनमन कोण बनेगा। यानी कि अगर हम ऊंचाई पर खड़े हैं, जमीन पर खड़े हैं और किसी ऊंचाई को देख रहे हैं तो उन्नयन कोण, और अगर ऊंचाई पर खड़े होकर नीचे की तरफ देख रहे हैं तो यह अवनमन कोण हो गया। और तीसरा होता है कोई अंतरित कोण, जैसे किसी मंदिर के शिखर पे कोई ध्वज लगा हुआ है, ध्वज के द्वारा मानव के आंख पर अंतरित कोण, तो यहाँ पर अब दृष्टि रेखा से कोई लेना देना नहीं है, तो उसके शीर्ष और उसके पाद बिंदु यानी उसके आधार को उसकी आंख से मिला देंगे तो जो कोण बनेगा वही होता है अंतरित कोण। उसके बाद एक सूत्र कभी कभी लग जाता है tan a प्लस बी बराबर tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a tan b। इसके बाद अगला पार्ट है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसमें त्रिज्यखंड और वृत्तखंड दो चीज़ों पर ध्यान रखना है। त्रिज्यखंड मतलब त्रिज्या के द्वारा बना हुआ वृत्त का खंड, उसे त्रिज्यखंड कहेंगे। अब ये अगर ये छोटा वाला टुकड़ा है तो इसे लघु त्रिज्यखंड कहेंगे, और अगर ऊपर बड़ा वाला है तो इसे दीर्घ त्रिज्यखंड कहेंगे। क्षेत्रफल का सूत्र है, लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। दीर्घ त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र है पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्यखंड का सूत्र। जो भी लघु त्रिज्यखंड है यहाँ से पाई आर स्क्वायर से घटा देंगे, दीर्घ का आ जाएगा। चाप की लंबाई बराबर परिधि की लंबाई बराबर 2 पाई आर थीटा बटे 360। परिमाप अगर निकालना हो, बोले जाए कि एक त्रिज्यखंड का परिमाप बराबर परिधि प्लस 2r, यानी कि व्यास भी जुड़ जाएगा। ऐसे ही अगर लघुवृत्त खंड की बात करें तो ये छोटा वाला जो जीवा के द्वारा बना हुआ खंड, जीवा के द्वारा बनेगा वृत्तखंड, त्रिज्या के द्वारा बनेगा त्रिज्यखंड। लघुवृत्तखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 जो कि त्रिज्यखंड का सूत्र है माइनस 1 बटे 2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ऐसे ही दीर्घ का निकालेंगे तो वही करना है, पाई आर स्क्वायर से घटा देंगे लघुवृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसके बाद घड़ी वाला सवाल आता है, घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बना कोण बराबर 6 अंश। इसके बाद अगला पार्ट है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल में आयतन में घन, सबसे पहले घन के लिए हमको भुजा पता होनी चाहिए। उसका सूत्र होता है आयतन बराबर भुजा क्यूब, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 गुणे भुजा स्क्वायर यानी 6a स्क्वायर, 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4a स्क्वायर। इसका विकर्ण होता है a√3। फिर घनाभ के लिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पता होनी चाहिए। इसका आयतन होता है lbh, पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट lb प्लस bh प्लस hL होता है। 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट l प्लस b इंटू h होता है। विकर्ण बराबर √l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। अब बेलन के लिए r और h पता होना चाहिए। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर h, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर h, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 पाई आर h प्लस r। वहीं शंकु के लिए r h l ये तीनों चीज़ें जरूरी होती हैं। उसका आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h, वक्र पृष्ठ बराबर पाई आर l, संपूर्ण पृष्ठ बराबर पाई आर। इसके लिए एक और सूत्र होता है त्रिज्या ऊंचाई का l बराबर √h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। उसके बाद गोला, गोले के लिए त्रिज्या जरूरी होती है r। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद अर्धगोला, अर्धगोले के लिए भी त्रिज्या जरूरत होगी। इसका आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर, संपूर्ण पृष्ठ होता है 3 पाई आर स्क्वायर। इसमें संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ दोनों बराबर होते हैं। इसके अलावा अगर व्यास दिया हो तो त्रिज्या निकालने का तरीका होता है कि व्यास का आधा कर दिया जाए तो त्रिज्या पता चले। इसके बाद अगला पार्ट है सांख्यिकी। सांख्यिकी के लिए अगर कुछ प्रेक्षण दिए हों यानी कि कुछ संख्याएं दी हों जो कि अवर्गीकृत हों, यानी कि कॉमा कॉमा करके संख्याएं दी हों, उनका समांतर माध्य निकालना हो तो समांतर माध्य का तरीका होता है समांतर माध्य x बार बराबर x1 प्लस x2, यानी कि सबको जोड़ दें और जितनी संख्याएं उससे भाग कर दें। जैसे कि यहाँ पर n संख्या लिखी है तो n से भाग किया गया, तो x बार बराबर परीक्षणों का योग बटे परीक्षणों की संख्या, या पदों का योग बटे पदों की संख्या। उसके बाद अगर आंकड़े वर्गीकृत हों तो इसमें 3 विधियां हैं, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि।
प्रत्यक्ष विधि का सूत्र है x बार बराबर सिग्मा एफ आई बटे सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। कल्पित माध्य विधि x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई, जहाँ a कल्पित माध्य है और डी आई बराबर एक्स आई माइनस है। वहीं पग विचलन विधि में x बार बराबर a प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई। यू आई है यहाँ पर डी आई बटे एच आई, जो भी डी आई यहाँ पर आया था वही बटे एच से भाग कर देंगे, यू आ जाएगा। उसके बाद वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। अवर्गीकृत आंकड़ों में बहुलक निकालने का तरीका ये होता है, अवर्गीकृत आंकड़े में जो ज़्यादा बार आएगा यानी जिसकी बारंबारता ज़्यादा होगी वो बहुलक हो जाएगा। लेकिन वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक निकालने के लिए सूत्र लगता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बटे 2f1 माइनस एफ जीरो माइनस f2 इंटू एच। F1 F0 F2 क्या है? F1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद के वर्ग की बारंबारता, H होता है वर्ग अंतराल, L होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। ऐसे ही वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका निकालेंगे तो L प्लस n/2 माइनस CF बटे F इंटू H। यहाँ पर फिर से माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, H होता है वर्ग अंतराल, F होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता, CF होता है माध्यक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, N होता है बारंबारताओं का योग। उसके बाद अगर माध्यिका निकालनी हो और आंकड़े अवर्गीकृत हों, जैसे ऐसे कॉमा कॉमा करके दिए हों, तो अगर n का मान सम हो तो n का मान सम के लिए सूत्र लगे n/2वें पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान बटे 2। वहीं अगर n का मान विषम हो तो सूत्र होगा n प्लस 1/2 पद। यहाँ पर क्या है, पहले भाग हुआ फिर जोड़ा गया, यहाँ पर पहले जोड़ा फिर भाग गया, वें पद का मान। उसके बाद एक सूत्र ये जो कि बहुविकल्पी प्रश्न बहुत आता है, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। उसके बाद आखिरी पाठ है प्रायिकता। प्रायिकता में सूत्र केवल यही है कि जिस भी घटना की प्रायिकता निकालनी हो उसके लिए अनुकूल परिणामों की संख्या ऊपर लिखेंगे, नीचे कुल संभव परिणामों की संख्या से उसको भाग कर देंगे। प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। किसी भी घटना की प्रायिकता 0 और 1 के बीच में ही हो सकती है। 0 हो सकती है, 1 भी हो सकती है, लेकिन 0 से छोटी यानी माइनस में नहीं हो सकती और 1 से बड़ी नहीं हो सकती। अगर ये परसेंट में बात की जाए तो कोई भी प्रायिकता 0% से लेकर 100% के बीच हो सकती है। भिन्न में बात की जाए तो भिन्न का अंश कभी हर से बड़ा नहीं हो सकता है प्रायिकता का। वहीं पूरक घटनाओं का योग, अगर दो घटनाएं पूरक हैं तो उनकी प्रायिकताओं का योग सदैव 1 होगा, यानी कि PE प्लस PE डैश बराबर 1। PE डैश होता है किसी घटना के ना होने का प्रायिकता, यानी कि PE नहीं बराबर 1 माइनस PE। अगर कोई घटना असंभव है तो उसकी प्रायिकता 0 होगी, और अगर कोई घटना निश्चित है जो पक्की है वो नहीं है उसकी प्रायिकता 1 होगी। इसके बाद अगर आपसे सवाल पूछ दिया जाए कि कोई लीप वर्ष है उसमें 53 रविवार होने की या कोई भी दिन 53 होने की प्रायिकता, तो लीप वर्ष में 2/7 और वहीं साधारण वर्ष होगा तो 1/7 होगी। लीप वर्ष के लिए ये उत्तर आएगा और वहीं सामान्य वर्ष के लिए 1/7 उत्तर आएगा। वहीं अगर ये पूछ दिया जाए कि दो मित्रों का जन्म दिवस एक ही दिन में होने की प्रायिकता, तो अगर जन्म दिवस का सवाल आए तो लीप वर्ष में 366, 1/366, सामान्य वर्ष के लिए 1/365। ये जन्मदिन और ये है वार, कोई भी वार हो सकता है उसके लिए उत्तर। बस इतना ही है। और इतना एक बार देख डालो, 2 बार देख डालो, सूत्र रिवीजन हो जाएंगे, बढ़िया पेपर होगा।